गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग संपूर्ण ज्योग्राफी को क्वेश्चन के माध्यम से देख रहे थे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोगों का छठा वीडियो होगा, तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, अपरदन से। अपरदन के कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कारक है? वायु, प्रवाहित जल तथा हिमानी जैसे कारक जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। जरूर। लहरों तथा धाराओं एवं भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। भूमिगत जल, धाराओं तथा लहरों का नियंत्रित नहीं होता है। कैसा हो सकता है? कमेंट कीजिए। जी हाँ, दोनों सही है। धरातल के पदार्थों का अपरदन एवं परिवहन इसके द्वारा, यहाँ देखिए, वायु, परिवहन जल, हिमानी, लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इसमें वायु प्रवाहित जल एवं हिमानी जैसे कारक जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। अपरदन के दो अन्य कारक हैं, लहरें एवं धाराएं तथा भौम जल से संबंधित कार्य। ये जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। याद कर लीजिए, लहरें, धाराएं और भौम जल से संबंधित कार्य। उल्लेखनीय है कि लहरें थल एवं जलमंडल के अंतरपृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती हैं। कौन? तो लहर, टाइड्स की बात तरंग। जबकि भूमिगत जल का कार्य मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर वहाँ पर ग्रेनाइट का चट्टान है तो वहाँ पर एक भूमिगत जल का काम कैसे होगा? कुछ कर ही नहीं पाएगा। वहाँ वैसी दशाएं उत्पन्न होना चाहिए, उस तरह का चट्टान मिलना चाहिए, शैल, तभी ना उस पर जल का असर होगा। साथ ही अपरदन के कारक जैसे प्रवाह युक्त जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं तथा भूमिगत जल आदि निक्षेपण के कारकों के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। यानी अपरदन भी करेंगे या ट्रांसपोर्टेशन भी करेंगे और अंततः निक्षेपित भी कर देंगे, जाके कहीं पर डिपोजिशन भी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक उदाहरण यहाँ देखिए, सममित वलन, यानी दोनों वलन समाप्त होगा। एक दिगित वलन, पीरपंजाल। अधिवलन, यानी जो वलन का जो कोण होगा ये 90 डिग्री से अधिक होगा। क्लियर है? इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो केवल पहला सुमेलित है। सम्मित वलन स्विट्जरलैंड का जुरा पर्वत, बाकी नहीं है। कैसे नहीं है देख लेते हैं। पटल विरूपणी बल के अंतर्गत दो प्रकार के संचलन आते हैं। एक होगा लंबवत और क्षैतिज। क्षैतिज यानी इस तरह से, इधर भी जा सकता है, और लंबवत यानी अप एंड डाउन। इन्हें क्रमशः महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी कहते हैं। महाद्वीप निर्माणकारी यानी लंबवत, यानी कि और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और पर्वत निर्माणकारी ये हो गया। क्लियर है? क्षैतिज संचलन दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। क्षैतिज में कौन कौन? एक संपीड़न बल और एक तनाव बल। यानी पास पास, मतलब इस तरह से संपीड़न, अगर ये स्थिति हो जाए तो तनाव होगा। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। इस क्रम में ऊपर उठे भाग को अपनति यानी एंटीक्लाइन, मतलब जो ऊपर उठा भाग है ये एंटीक्लाइन यानी अपनति, और धंसे हुए भाग अभिनति यानी सिनक्लाइन कहे जाते हैं। संपीड़न बल की भिन्नता के कारण वलन के प्रकारों में भिन्नता आ जाती है। जैसे एक है सममित वलन, यानी सिमेट्रिक फोल्ड, मतलब इस प्रकार के वलन में दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर, एकदम बराबर, ये अक्ष मान लेते हैं तो दोनों बगल, यानी यह भी अगर थीटा है तो यह भी दोनों बराबर हो गया। जबकि और ढाल भी समान है। जब दबाव शक्ति की तीव्रता कम एवं दोनों दिशाओं में समान हो तो इस प्रकार के वलन का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत। दूसरा है असममित वलन, यानी एसिमेट्रिक फोल्ड। सिंपल सी बात याद देख लीजिए, इस प्रकार के वलन में दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल में असमानता पाई जाती है। यह अक्ष हो गया, इधर अधिक ढाल है, इधर कम ढाल है। इस क्रम में कम झुकाव वाली भुजा अपेक्षाकृत लंबी एवं अधिक लंबाई वाली भुजा छोटी हो जाती है, यथा ब्रिटेन का पिनाइल पर्वत। और एक दिग्गत वलन, इसमें वलन की एक भुजा क्षैतिज
तल के लंबवत होती है और दूसरी भुजा बिल्कुल खड़ी होती है। उदाहरण के लिए दिया है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या भारत में भी यह पश्चिमी घाट इस तरह से यहाँ कगार है और पूरब की तरह इस तरह से है। और अधिवलन, दबाव शक्ति जब एक दिशा में अधिक तीव्र हो जाती है तो इस प्रकार के वलन की स्थिति बनती है। इसमें वलन की एक भुजा पूरी तरह खड़ी न होकर कुछ आगे निकल जाती है, इस तरह से होगा, और तीव्र ढाल बनाती है, जबकि दूसरी भुजा जो अपेक्षाकृत कम लंबी होती है धीमी ढाल बनाती है। कश्मीर, हिमालय की पीर पंजाल इसके उदाहरण हैं। भौतिक अपक्षय की एक प्रक्रिया, यहाँ देखिए तीसरा, भौतिक अपक्षय की एक प्रक्रिया लवण अपक्षय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शैलों में नमक तापीय क्रिया, जल योजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण फैलता है। रेगिस्तानों में उच्च तापक्रम लवण विस्तारण में बाधक है। लवण के विस्तारण में उच्च तापक्रम बाधक है, कारण कि तो भाप बन के उड़ जाएगा तो क्या होगा, लवण का एकत्रितकरण ही हो रहा है, वहाँ पर विस्तारकरण तो हुआ नहीं। यानी इसका केवल पहले वाला सही है। देख लेते हैं डिफिनीशन। शैलों में नमक तापीय क्रिया, जलयोजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण क्या होता है, प्रसारित होता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एवं बोरियम जैसे कई लवणों में प्रसारित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, फैलते हैं। इन लवणों का फैलाव उनके तापक्रम एवं तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। रेगिस्तानों में 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक की सतह पर उच्च लवण विस्तारण में सहायक होता है। अतः दूसरा गलत हो गया कि वहाँ पर क्या होता है, तो तापमान इन लवणों के विस्तारण में सहायक है, और ऊपर क्या दिया था, बाधक है। क्लियर है, आगे बढ़िए। बृहद संचलन यानी मास मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सभी संचलन जिसमें शैलों का मलबा गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में ढाल के अनुरूप, यहाँ मानते हैं चोटी है, ऊपर से कोई पर्वत गिरेगा तो क्या होगा, यही जाएगा। क्यों गया, ग्रेविटी के कारण गया, के अनुरूप स्थानांतरित होते हैं, बृहद संचलन के अंतर्गत आते हैं। सही है। बृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य है। अपक्षय होगा यानी टूटेगा तभी ना नीचे गिरेगा, क्या यह अनिवार्य है? देख लीजिए, यस नहीं होगा। ऐसा क्यों, सहायक है। देखिए, बृहद संचलन में वे सभी संचलन शामिल हैं जिसमें शैलों का मलबा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ढाल की दिशा में स्थानांतरित होता है। बृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु अपक्षय के कारण बृहद संचलन को बढ़ावा मिलता है। याद कर लीजिए, बढ़ावा मिलेगा बस। उल्लेखनीय है कि बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से शामिल नहीं होती हैं। अर्थात बृहद संचलन अपरदन के अंतर्गत नहीं आता है, यद्यपि यह पदार्थों का स्थानांतरण यहाँ पर होते रहता है। क्यों होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण होगा, न कि अपक्षय अपरदन के कारण होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन कारकों द्वारा मृदा निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा नियंत्रित होती है? चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु, समय, जैविक क्रिया, सब होगा। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। वे कौन कौन है? शैलें, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं और टाइम तो जानते ही हैं। निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। भूमिगत जल, प्रवाहित जल, वायु, हिमनद। उपर्युक्त कारकों में से कौन सा ऐसे अपरदन की क्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अपरदन की क्रिया के लिए इसमें उत्तरदायी कौन नहीं, तो सब होगा। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन करते हैं। उल्लेखनीय है कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही होती है। निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में बदलाव होता है। गौरतलब है कि अपरदन के उपरोक्त कारक निक्षेपण के लिए भी उत्तरदायी हैं। कुछ कथन है, जैसे प्रवाहित जल द्वारा बनी अधिकांश अपरदित स्थलाकृतियां ढाल के, यहाँ देखिए, ढाल के अनुरूप नदियों की युवा अवस्था से संबंधित होती है। दूसरा है, तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा निक्षेपण उतना ही कम। ये तो गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है। जितना ढाल मंद होगा तो निक्षेपण उतना अधिक होगा, तब ना नदियों मुहाने पर जाते जाते इतना उनका रफ्तार कम हो जाता है, यानी ढाल इतना मंद हो जाता है कि वहीं पर अपना निक्षेप सब छोड़ देती हैं।
प्रवाही जल या नदियों द्वारा अपरदित अधिकांश स्थलाकृतियां ढाल प्रवणता के अनुसार नदियों की आक्रामक युवा अवस्था से संबंधित हैं। जब नदियां तेज ढाल के अनुरूप बहती हैं तो लगातार अपरदन के कारण क्या करेंगी, ढाल को मंद कर देंगी। शुरू में भी आकार की घाटी बनाएंगी, लेकिन उसका धीरे धीरे घाटी चौड़ा होता चला जाएगा और मैदान में जाने पर वे लोग विसर्पण करेंगे और अंततः उनका धारा बढ़ जाएगा, क्योंकि ढाल समाप्त हो चुका है। क्योंकि मंद गति से प्रवाहित नदियां अवसादों को बहाकर अधिक दूर तक नहीं ले जाती हैं, अतः उन्हें वहीं वे छोड़ देती हैं, निक्षेपित कर देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों द्वारा अपरदित स्थलाकृतियां हैं? तो भी आकार की घाटी बनता है। जलोढ़ संप्राय मैदान, तो यह अपरदन से बनेगा। आई आकार की घाटी और जलोढ़ शंकु। यहाँ पर देखिए 1 2 4 यानी जलोढ़ शंकु अपरदन नहीं है, निक्षेपणात्मक क्रिया है। यहाँ देखिए नदियों द्वारा अपरदन क्रिया के परिणाम स्वरूप बनी स्थलाकृतियों में भी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी यानी यही मैं भूल गया था, आई आकार की घाटी यानी गर्ज एवं कैनियन, उसको आई आकार की घाटी कहते हैं। जल प्रपात एवं छिपरिका, नदी विसर्प या मियांडर, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, संप्राय मैदान यानी पेनी प्लेन। मतलब पेनी प्लेन कहाँ से आ गया है? तो डेविस और पैंक का जब अपरदन का सिद्धांत पढ़िएगा तो उसमें जो लास्ट स्टेप है वही मैदान, संप्राय मैदान, उसी को क्या कहेंगे? पेनी प्लेन। जलोढ़ शंकु नदियों द्वारा निक्षेपण क्रिया से निर्मित स्थलाकृति है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए करते हैं। क्षुद्र सरिता का निर्माण प्रवाही जल के घर्षण के कारण अधिक मात्रा में लाए गए तलछटों के कारण होता है। और नालिकाएं गहरी, चौड़ी और लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं, जैसे कि चंबल नदी का घाटी। तो क्या होगा? दूसरा तो सही है। अब हम लोग का पहला सही है नहीं, पहला भी सही है। कहा गया स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाही जल के घर्षण के कारण बहते जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। क्यों तंग हो जाएगा? क्योंकि दोनों तरफ तो उसका मलबा है, उसका जमा होगा, धीरे धीरे उसका कोर होगा, वो नीचे तो जाएगा लेकिन चौड़ाई घटता चला जाएगा। अनालिकाओं का निर्माण कालांतर में क्षुद्र सरिताओं के लंबे व विस्तृत होने के कारण होता है। जब ये अनालिकाएं अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं तो घाटियों का जाल बन जाता है। नदियों द्वारा अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रारंभिक अवस्था में नदियों द्वारा अधोमुखी कटाव होता है, जिसमें जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात का निर्माण होता है। मध्यावस्था में नदियां अपने तल में धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होता है। पार्श्व यानी किनारों पर, और शुरू में नीचे होता है। इनके कहने का मतलब है शुरू में नीचे होगा, बाद में बगल बगल में होगा। दोनों सही है। नदियां अपनी आरंभिक अवस्था में अत्यधिक अधोमुखी कटाव करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जलप्रपात, यानी यहाँ से पानी इस तरह से गिर गया, जलप्रपात बन गया। सुपानी जलप्रपात यानी यही कालांतर में इस तरह से हो जाए। जहाँ कठोर अनावरित चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ जलप्रपात व छिपरिका का निर्माण होता है। यानी पहले कट रही थी, लेकिन यहाँ पर अब कठोर चट्टान आ गया तो क्या होगा? नहीं कटेगा, पानी इसी तरह से गिरते चला जाएगा। नदियों का जल जब ऊंचे एवं खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। इसके निर्माण में चट्टानी विषमता, भूखंड में उत्थान एवं भ्रंश कगारों के निर्माण आदि कारकों का भी योगदान होता है। नदियां मध्यावस्था में धीमा कटाव करती हैं, जिससे घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होता है। छोटी नदियां कम होती हैं। यहाँ देखिए, छोटी सहायक नदियां कम होती है और ढाल मंद होता है। नदियां स्वतंत्र रूप से बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती है और विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। सिंपल याद कर लीजिए, ये अंतिम वाला शब्द है, यही याद कर लीजिए। उपयुक्त विशेषताएं नदी किस अवस्था में है? जब समुद्र तल के बराबर हो गया यानी नदी अब लास्ट फेज में है, यानी वृद्धावस्था में है।
नदियों के विकास को प्रायः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। युवा अवस्था यानी पहाड़ है यहाँ पर, यहाँ से शुरू हुआ, ये पहले भी आकार की घाटी बना देगी। उसके बाद प्रौढ़ावस्था यानी नदी जवान है, जैसे कि गंगा नदी पश्चिमी यूपी के बाद शुरू होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, तो ये इस तरह से मियांडर बनाएगी। उसके बाद में अंत में मियांडर बनाने के बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गया, तो यहाँ पर क्या होगा, नदी इस तरह से बट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब समुद्र तल के बराबर स्थिति हो गई है, अतः मलबों का जमा होगा और डेल्टा का निर्माण होगा। युवावस्था, इस अवस्था में नदियां उथली यानी भी आकार की घाटी बनाती है, जिसमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित तथा सैकड़े बाढ़ के मैदान मुख्य नदी के साथ पाए जाते हैं। जहां अनावृत चट्टानें होती हैं वहां जलप्रपात व छिप्रिकाएं बन जाती हैं। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं। नदी घाटियां भी आकार की होती हैं, लेकिन यह गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था में तो जानेंगे क्या होगा, नदी अब समुद्र में मिल जाएगी, विलीन हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से नदी द्वारा निक्षेपात्मक स्थल रूप के उदाहरण यानी डिपोजिशन हो रहा है, उससे निर्माण हो रहा है? कौन कौन बनेगा? जलोढ़ बनेगा, डेल्टा बनेगा, बालुका स्तूप, क्या ये बालुका स्तूप नदी के द्वारा है या हवा के द्वारा है? केटिल है और हम्मक है। तो केवल एक और दो ही है, याद कर लीजिए, जलोढ़ पंख और डेल्टा। देखते हैं अब बाकी क्या क्या है। यहाँ देखिए, नदी द्वारा निक्षेपात्मक स्थल रूप के उदाहरण है जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। केटिल और हम्मक, यहाँ हम्स भी लिखा हुआ, हिमानी या हिमनद द्वारा निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप है, हिमानी और हिमनद द्वारा। और बालुका स्तूप का निर्माण पवन के द्वारा निक्षेपण के परिणाम स्वरूप बालुका स्तूप। तीसरा का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियां मैदानी क्षेत्रों में जलगर्तिका का निर्माण करती हैं। नदियों द्वारा बाढ़ के मैदानों में अनियमित कुंड का निर्माण किया जाता है। नदी वेदिकाएं आरंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों में चिन्ह हैं। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल तीसरा ही सही है, बाकी सब गलत है। क्यों? देख लीजिए यहाँ पर, नदियों द्वारा जलगर्तिका का निर्माण पहाड़ी क्षेत्र में होता है, मैदान में नहीं। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप से घूमते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहा जाता है। दूसरा में देखिए, जलप्रपात के तल में भी एक गहरी व बड़ी जलगर्तिका का निर्माण होता है, जो जल की ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से होता है। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड को अनियमित कुंड यानी पलंग पुल्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर जलप्रपात है, जब ये पानी यहाँ गिरेगी तो क्या होगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा झील बन जाता है। नदी वेदिकाएं आरंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप है, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होती हैं। नदी वेदिकाएं मतलब, वेदी मतलब क्या होगा, सिंहासन रूप बनने का, जैसे कि आराम कुर्सी अंत उस टाइप का। नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए करते हैं। नदी विसर्प बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों में पाए जाते हैं। अवनालिका गहरी चौड़ी होकर गार्ज एवं कैनियन में बदल जाती है। ये अवनालिका इतना चौड़ा होगा गार्ज एवं कैनियन में बदल सकता है, समय आने पर क्यों नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा। तो दोनों कथन सही है। बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर नदी का मंद ढाल होता है, इसलिए यहाँ बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर नदी विसर्प का पाया जाना एक सामान्य बात है। यानी पहले नदी इस तरह से थी, मान लेते हैं पहले तो नदी सिंपल सीधा है, फिर कुछ कम ढाल हुआ था, ऐसे हुआ, और कालांतर में इस तरह से विसर्प हुआ। और यही क्या हो, एक समय आएगा जब यह नदी इसका त्याग कर देगी और फिर डायरेक्ट नदी इस तरह से चले मिल जाएगी ऐसी। तो यही क्या होगा, गोकुड़ झील का निर्माण हो जाएगा, यानी नदी सांप की तरह चल रही है।
घाटियों का आरंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। ये अवनालिकाएं धीरे धीरे और गहरी हो जाती हैं और चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण कर लेती हैं। ये घाटियां भी आकार की घाटी, गर्ज एवं कैनियन का निर्माण करती है। यानी कोई जरूरी नहीं गंगा नदी आज इतना, यहाँ देखिए बिहार में हम लोग या उत्तर प्रदेश में इतना चौड़ा देखते हैं, अरब में इसीलिए नहीं, यहाँ पर पहाड़ है। पहाड़ में इस तरह से भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, बहुत सारी नदियाँ आपस में मिलकर इस तरह से मिलते मिलते छोटी छोटी धाराओं में और बाद में एक मोटी चौड़ी नदी के रूप में विकसित हो जाती है, जिसमें और भी नदियाँ मिलते हैं और मिलते मिलते बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है। निचले मैदानों में मंद ढाल व अवसादों की अधिकता के कारण नदी परिवहन शक्ति में क्या होगा, शक्ति कम होने यानी रफ्तार कम जाएगा तथा वह अवसादों का जमाव करने लगती है, जिसके फलस्वरूप डेल्टा नुमा त्रिभुज आकृति बनती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चापाकार डेल्टा, नील एवं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सही है। दूसरा है पंजाकार डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी, ज्वारनद डेल्टा और दंताकार डेल्टा। यह एस्चुरी है अतः ये गलती हो गया। ज्वारनद डेल्टा, एब्रो डेल्टा, यह भी गलती। पहला और दूसरा ही सही होगा, ये दोनों उल्टा है 3 4। यहाँ देखिए चापाकार डेल्टा नील नदी एवं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा, ज्वारनदमुख डेल्टा नर्मदा एवं ताप्ती नदी का डेल्टा, दंताकार डेल्टा एब्रो डेल्टा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। घोलरंध्र और लेपीज भौम जल द्वारा अपर्दित स्थलाकृति के उदाहरण हैं। कौन कौन? तो घोलरंध्र और लेपीज सही है। चूना पत्थर और चबूतरे भौम जल द्वारा निक्षेपित स्थलाकृति के उदाहरण हैं। चूना पत्थर और चबूतरे नहीं, ऐसा थोड़े है, इनका तो सत्यानाश है, नहीं ये गलन हो जाता है, लोग गल जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। घोलरंध्र यानी सिंक होल और लेपीज भौम जल के द्वारा अपर्दन की क्रिया के द्वारा बनी स्थलाकृति हैं। चूना पत्थर और चबूतरे के साथ कंदरा और कुंड भी भौम जल के अपर्दन के फलस्वरूप बनते हैं। उल्लेखनीय है कि भौम जल द्वारा निक्षेपण के परिणाम स्वरूप स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, यह मान लेते हैं कंदरा है, और ऊपर वाला आकृति यह है स्टेलेक्टाइट, और नीचे वाला आकृति यह नीचे से ऊपर गया है, यह है स्टेलेगमाइट, और जो पूरा सट के पिलर बन गया उसको क्या कहेंगे? स्तंभ कहते हैं। भौम जल द्वारा अपर्दित स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या है? ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन कहते हैं। घोल रंध्र व डोलाइन पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो इस तरह की स्थलाकृति को लेपीज कहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? केवल पहला उल्टा है। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं। मान लेते हैं कि यह पूरा इलाका है, शुरू में घोल रंध्र है, ये छोटा छोटा यहाँ पर छिद्र बन गया, ठीक है, जिनका ऊपरी भाग यह ऐसे गोला गोला हो गया, मान लेते हैं। वृत्ताकार तथा नीचे की ओर कैसा है? तो यह कीपनुमा है, इस तरह का है, ऊपर चौड़ा नीचे पतला है, और कुछ वर्ग मीटर से लेकर कई हेक्टेयर तक और गहराई आधा मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे भी अधिक होती है। जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से यह पदार्थों का स्खलन द्वारा आपस में मिल गया, बड़ा हो गया, चलिए मिल जाते हैं, तो इस प्रकार की स्थलाकृति को घाटी रंध्र यानी वैली सिंक या युवाला कहा जाता है। युवाला घोल रंग से और लेपीली से क्या होगा? बड़ा होगा। और जब धीरे धीरे चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाते हैं तो संपूर्ण क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक यानी शेष रह जाए, पूरा में छिद्र मोटा मोटा हो गया तो आदमी चलना भी इस पर कठिन हो गया, और पतले व नुकीले कटक हो गया, उसको क्या कहेंगे? इस आकृति को लेपीज। भौम जल द्वारा निक्षेपित स्थलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेलेक्टाइट एक स्तंभ के चपटी तस्तरी नुमा आकार में समतल क्रेटानुमा गड्ढे में बनता है। यह कंदरा के तो अंदर बनता है, तस्तरी आकार में समतल क्रेटरनुमा गड्ढे में बनता है। चलिए स्टेलेग्माइट विभिन्न मोटाइयों में लटकते हुए हिम स्तंभ है, यह भी नहीं, ये नीचे से ऊपर की तरफ है, यह भी उल्टा है। अलग अलग मोटाई के स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा में स्तंभ बनते हैं। तो तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो केवल तीसरा ही सही होगा। एक स्तंभ के चपटी
तस्तरी नुमा आकार में समतल या क्रेटर नुमा गड्ढे में बने भौम जल निक्षेपित आकृति स्टेलेगमाइट कहलाते हैं। नीचे से ऊपर गया है, मतलब इस तरह की आकृति। स्टेलेगमाइट कंदराव के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। वस्तुतः यह कंदराव की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसी आकृति जो भौम जल के निक्षेपन के परिणाम स्वरूप बनते हैं स्टेलेक्टाइट कहलाते हैं। स्टेलेक्टाइट आधार पर या कंदरा के छत, मान लीजिए छत है तो उस पर इस तरह से छत के पास मोटे होते हैं और अंत में के छोर पर पतले होते हैं। अलग अलग मोटाई के स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट के मिलने से क्या होगा, तो यहाँ देखिए एक कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी द्वारा अपर्दित स्थलाकृति का उदाहरण नहीं है? तो नुनाटक, फ्योर्ड, एस्कर और सर्क। तो नुनाटक, फ्योर्ड, सर्क ये सब अपर्दन के उदाहरण हैं, लेकिन ये जो एस्कर है यह अपर्दित उदाहरण नहीं है। चलिए जान लेते हैं। एस्कर हिमानी द्वारा निक्षेपण से निर्मित आकृति है। एस्कर हिमानी द्वारा अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित आकृतियों में सर्क, हॉर्न या ग्रीसरिंग, सिरेटेड कटक, नुनाटक, फ्योर्ड, हिमसोपान, रॉसमुटाने, एरेट आदि बहुत सारा यू आकार की घाटी भी तो होता है। और हिमानी द्वारा निक्षेपण के कारण निर्मित स्थलाकृतियों में हिमोड या मोरेन, ड्रमलिन, एस्कर, केम वेदिका, केटिल या धमक, हिमानी धौत मैदान आदि शामिल है। एक बार और, अपर्दन के फलस्वरूप कौन कौन होगा? सर्क, हॉर्न यानी ग्रीसरिंग, सिरेटेड कटक, नुनाटक, फ्योर्ड, हिमसोपान, रॉसमुटाने, एरेट ये सब किसके हैं? तो अपर्दन जनक है, हिमानी अपर्दन के फलस्वरूप। और हिमानी निक्षेपण से कौन कौन? हिमोड या मोरेन, ड्रमलिन, एस्कर, केम वेदिका, केटिल एवं धमक, हिमानी धौत मैदान ये सब निक्षेपित में है। 10 में क्या है? हिमनद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाही जल के समान हिमनद का प्रवाह भी काफी तीव्र होता है। ऐसा होता है? नहीं होगा। भला गलत? वृहत समतल पर फैले हिमनद को महाद्वीपीय हिमनद कहा जाता है। वृहत समतल पर फैले हिमनद को महाद्वीपीय हिमनद। चलिए, पर्वतीय ढालों में बहने वाले हिमनद की घाटी को हिमनद कहा गया है। नदी की जो, जैसे यहाँ घाटी है, इस पर भी बर्फ गिर गया, इस पर भी बर्फ नीचे घाटी से बह रहा है, उसको क्या कहेंगे? हिमनद कहेंगे। नदी हो गया। नदी किसका? तो हिम का नदी। तीसरा सही है और पहला गलत है, यानी दूसरा भी सही है। यहाँ देखिए, प्रवाही जल के विपरीत हिमनद का प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं, इसलिए पहला गलत। दूसरा, वृहत समतल पर विस्तृत हिमनद को महाद्वीपीय या गिरिपद हिमनद कहा जाता है, जबकि पर्वतीय ढालों में बहने वाले हिमनद को घाटी या पर्वतीय हिमनद कहा गया है। फिर आगे देखिए, मिलान करना है। मेसेटा का पठार, तो यह स्पेन में सही है, बाकी दोनों गलत हो गया। यूनान का पठार चीन में है, मालागासी का पठार मेडागास्कर में होगा। देखिए, मेसेटा का पठार स्पेन के मध्य में अवस्थित है। मालागासी का पठार मेडागास्कर में है। यूनान का पठार चीन में है। यूनान चीन का एक प्रांत है जिसकी सीमा लाओस, वियतनाम और म्यांमार से लगती है। यूनान प्रांत की राजधानी कुनमिंग है, याद कीजिए कुनमिंग। और यहाँ पर फिर आ गया, पठार निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इसमें देखना है कौन सा है। तो विवर्तनिकी पठार, दक्कन का पठार यह सही है, बाकी दोनों गलत हो गया। परपटी जमाव और तापीय विस्तार गलत है, आगे जान लेते हैं। पर्वत निर्माण प्रक्रिया को कई तरीके से वर्गीकृत किया गया है, जैसे विवर्तनिकी पर्वत या पठार, परपटी जमाव और तापीय विस्तार। दक्कन पठार का निर्माण विवर्तनिकी पठार से हुआ है। तिब्बत का पठार परपटी में जमाव से हो गया है। और इथोपिया उच्च भूमि तापीय विस्तार से इसका निर्माण हुआ है। तिब्बत पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिब्बत का पठार संसार में सबसे ऊंचा और विस्तृत पठार है, सही है। तिब्बत के पठार का निर्माण यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टक्कर से हुआ है, यह भी बात सही है। तिब्बत का पठार भारतीय मानसून को कमजोर कर उत्तर की ओर विस्थापित कर देता है, नहीं भाई दक्षिण की ओर करता है, मजबूती देता है।
तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा और बड़ा है, इस कारण इसे संसार की छत भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी क्रिया का परिणाम है। यह पठार यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप बना है। तिब्बत के पठार की ऊंचाई हेडली सेल संवहन चक्र को उलटने के लिए पर्याप्त है, जो भारतीय मानसून को उत्तर की ओर विस्थापित होने से बचाता है। उल्लेखनीय है कि तिब्बत का पठार दक्षिण में हिमालय पर्वत, पूर्वोत्तर में क्यूलुल पर्वत, पश्चिम में काराकोरम रेंज से घिरा हुआ है। दक्कन पठार के संदर्भ में कुछ कथन हैं, जानते हैं। दक्कन पठार का अधिकांश भाग दक्कन पठार से में निर्मित है। दक्षिण भारत है, यानी ये वाला दक्षिण भारत का अधिकांश पठार दक्कन पठार से निर्मित सही है। दक्कन पठार में प्राथमिक खनिज अयस्क के रूप में अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक और दक्षिण जानते हैं आगे। यह दक्कन ट्रैप को समाहित करता है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी ज्वालामुखी विशेषता यानी लार्जेस्ट वोल्केनो फीचर ऑन अर्थ में से एक है। तो यह भी सही है, बहुत इरप्शन हुआ है। और दक्कन पठार में प्राथमिक खनिज अयस्क के रूप में अभ्रक मिलता है। जानते तो हैं कि अभ्रक है, लेकिन देखते हैं, यानी तीनों सही है। दक्कन का पठार दक्षिण भारत के अधिकांश भाग पर फैला है। यह पठार दो पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट, यह आपका इधर पश्चिमी घाट है और इधर एक पूर्वी घाट है, इसके बीच में फैला हुआ है। दक्कन का पठार खनिजों के मामले में काफी धनी है। यहाँ पाए जाने वाले खनिज अयस्कों में अभ्रक प्राथमिक है। माइका दक्कन पठार का निर्माण बहुस्तरीय बैसाल्ट स्तरों के या लावा प्रवाह से हुआ है। दक्कन के पठार में दक्कन ट्रैप भी शामिल है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी ज्वालामुखी विशेषता है। पांचवा, कोलंबिया पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोलंबिया नदी और स्नेक नदी का मिलन स्थल है, सही है। और यह कास्केड रेंज और रॉकी पर्वत से घिरा हुआ है, यह भी सही है। कोलंबिया का पठार कोलंबिया व इसकी सहायक नदी स्नेक का मिलन स्थल है। यह पठार कास्केड रेंज और रॉकी पर्वत से घिरा है, साथ ही कोलंबिया नदी इसे विभाजित करती है। कोलोराडो, यहाँ देखिए, कोलोराडो पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह पठार यूएसए के पूर्व में स्थित है। यह मेसा और बूटे जैसी शुष्क स्थलाकृतियां यहाँ पाई जाती है, यह भी सही है। यह पठार आर्टेसियन कुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। आर्टेसियन बेसिन की बात हो रही है, तो क्या सब सही है? यस, नहीं, यह पूरब में नहीं है। कहाँ है? मैक्सिको के पास है, तो दक्षिण होगा। दक्षिण नहीं है, देखिए। कोलोराडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में है, हम पूर्वी कह रहे थे, पश्चिमी भाग में स्थित है। अमेरिका का प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन इसी पठार में स्थित है। कोलोराडो पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यह मेसा और बट्स यानी बूटेस नामक शुष्क स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। कोलोराडो पठार भूजल के लिए जाना जाता है, जो सकारात्मक दबाव में है और स्प्रिंग के उद्भव का कारण है, जिसे आर्टेसियन कुआं यानी आर्टेसियन वेल्स भी कहा जाता है। कटंगा पठार, यहाँ पे चलिए मिलान करते हैं, केवल पहले कहीं सही है। कटंगा पठार कांगो में है। पेटागोनिया का पठार बोलिविया में और अनातोलिया का पठार अनातोलिया कहाँ है? तो तुर्की में है। हिंदी होगा, देखिए। कटंगा पठार कांगो में स्थित है। यह पठार तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में है और चिली तक है। यह एक वृष्टि छाया मरुस्थल है और भेड़ पालन के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा? पेटागोनिया। अनातोलिया का पठार तुर्की के अधिकांश भाग में विस्तृत है। यह एक अंतर पर्वतीय पठार है, जो पोंटियाक और टॉरस पर्वतों के बीच में स्थित है। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी इस पठार से होकर बहती है। बहुमूल्य ऊन उत्पादक अंगोरा नामक बकरी यहाँ पाई जाती है। 8 में क्या है? मैदानों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों द्वारा बाढ़ के अवसादों के जमाव से जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। नदियां जब अपर्दन क्रिया के दौरान आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, तो संप्राय मैदान का निर्माण हो जाता है, यह भी सही है। और तीसरा है, ज्वालामुखी उद्गार से बने मैदान लोएसिन, गलत बात, यह तो हवा के द्वारा उड़ा कर लाया गया है। जलोढ़ मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बाढ़ के अवसादों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप होता है। यह उपजाऊ मैदान होते हैं। यहाँ काफी सघन आबादी पाई जाती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान।
नदियां अपरदन के क्रम में जब अंततः आधार तल को प्राप्त करती हैं तो यह विस्तृत आधार तल संप्राय मैदान के रूप में यानी पेनिप्लेन्स के रूप में जाना जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान लावा के फैलने से निर्मित मैदान लावा मैदान कहलाते हैं। चूंकि लावा के साथ अन्य पदार्थ का भी जमाव होता है तो यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होता है। भारत में दक्कन का पठार लावा पठार का उदाहरण है। लोएस मैदान का निर्माण पवनों के द्वारा उड़ाकर लाई गई बालू व रेत के निक्षेपण से होता है। यह मैदान भी उपजाऊ है, जैसे चीन, तुर्कमेनिस्तान, मिसिसिपी में ये मैदान मिलते हैं। इसी तरह फ्रांस में भी है। मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कास्ट मैदान एड्रियाटिक सागर के तट का मैदान है। हिमानी निर्मित मैदान फिनलैंड का मैदान। पटल विरूपणी मैदान हंगरी का मैदान। इसमें कौन कौन सही है देख लेते हैं। सब सही है। चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में गुलनात्मक प्रक्रिया व अपरदनात्मक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप संपूर्ण क्षेत्र एक समतल मैदान में बदल जाता है, जो कास्ट मैदान कहलाता है। और यह कहाँ है तो यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट के सहारे में यानी यूगोस्लाविया में फैला हुआ है और वहीं पे इसका नाम है कास्ट और इसी के नाम पर अलग भी कास्ट टोपोग्राफी पढ़ा जाता है। आशा करते हैं प्रयास अच्छा लगे। जो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।